फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्ट्रेसेस ख़ास करके वो 376 मतलब रेप के शिकार हुए हैं। ही सेड कि आप मेरी वाइफ के साथ में रिलेशनशिप बना लो, आप मेरी बेटी के साथ में रिलेशनशिप बना लो, बट प्लीज़ मेरे साथ में रिलेशनशिप बनाओ। हम लोग इसलिए चुप बैठते हैं क्योंकि हमें आगे काम नहीं मिल पाता है। कभी कभी लगता है लड़की होके पैदा होना ही आई थिंक सो गलती है। ही सेड कि अगर तुम्हें ये रोल करना है तो लेट्स गो टू बेडरूम। बहुत से जो प्रभावशाली प्रोड्यूसर्स हैं, ये सभी लोग इस कास्टिंग काउच में इन्वॉल्व हैं। कास्टिंग काउच एक ऐसा दाग जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सालों से कलंकित कर रहा है और पीछे भी ढकेल रहा है। बाहर से आने वाली लड़कियों और लड़कों का किस तरीके से इसके नाम पर शोषण होता है, कैसे इस कास्टिंग काउच से बचा जा सकता है, इसे समझने के लिए हमने कई एक्टर्स और मॉडल से बातचीत की, जिसमें कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए जिससे आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो मैं बताऊंगी, हालांकि मैं उस बंदे का नाम नहीं बताना चाहती हूँ। बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ था 2019 में। उस वक्त एक मूवी की कास्टिंग चल रही थी एंड आई वाज नोइंग कि जेन्युइन प्रोजेक्ट है और मुझे जिसने रिकमेंड किया था, मैं सिर्फ उनका नाम बता देती हूँ। आपने झुंड फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की, और उसके एक प्रोड्यूसर थे विजय हिरेमठ। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छे इंसान है। तो उन्हें लगा कि एक अच्छी कास्टिंग हो रही है, कॉमेडी है, अच्छा रोल है, तो मुझे रिकमेंड कर देना चाहिए। तो मैं उनके रिकमेंडेशन पर इस प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस पर पहुंची। ऑफिस पहुंची तो वहाँ पर सिर्फ एक बॉय था और उस फिल्म का डायरेक्टर वहाँ बैठा था। तो उन्होंने जो मुझसे बात की, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ही सेड कि अगर तुम्हें ये रोल करना है तो लेट्स गो टू बेडरूम, फिर हम बात करेंगे। मैंने कहा सर ऑडिशन वगैरह तो कर लो, आप जो सोच रहे हैं उससे पहले कम से कम आप ये देख तो लो कि मैं उस लायक भी हूँ या नहीं। बट ही सेड नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, तुम चलो। मैं वहाँ से निकली। मैंने आकर अपने जो फ्रेंड हैं उनको फ़ोन किया कि ये आदमी इतनी बदतमीज़ी कर रहा था मेरे साथ में, सो आई जस्ट वांट टू गो टू पुलिस स्टेशन। ही सेड कि अगर तुम ये करोगी तो आगे फ्यूचर तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। लोग ये सोचेंगे कि अगर कोई इस तरह का ऑफ़र भी रखेगा तो ये लड़की सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। सो दिस वॉज द होल इंसिडेंट जिसको लेकर मैं काफ़ी दिन से बात करना चाह रही थी, जो मैंने आज आपके सामने रखा है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट है, ऐसी 2-3 बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें कई बार लोग कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। बड़े छुपे हुए शब्दों में इसे कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाता है कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ करोगी, और कई बार ऐसा होता है कि दोस्ती करोगी। तो ये चीज़ें होती हैं और ख़ास करके आउटसाइडर्स के साथ होती हैं। हम जैसे लोग चुप होकर इसलिए बैठ जाते हैं, आज तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लड़कियों ने आवाज़ उठाना शुरू किया है। हम लोग इसलिए चुप बैठते हैं क्योंकि हमें आगे काम नहीं मिल पाता है। तो ये इंसिडेंट रोज़ हो रहे हैं। ये सिर्फ मैं हूँ या 1-2 लड़कियाँ जो आकर सामने बता रही हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत सी छोटे गाँव से, छोटे शहरों से लड़कियाँ आती हैं। उनके ऊपर प्रेशर होता है कि कहाँ से काम नहीं मिला तो कब तक बॉम्बे में रहेंगे, कैसे रेंट आएगा, कैसे क्या होगा। लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। एक बंदे को अब पकड़ के सामने लाया जाएगा कि इसने मुझे ऐसा बोला, और उसका हशर जब ये इंडस्ट्री वाले देखेंगे, ये जब ये लोग देखेंगे, आसपास के लोग, कि जब आप ऐसी चीज़ें रखते हो तो आपके साथ क्या होता है। आई थिंक बहुत सी लड़कियों ने मी टू को बताया और बहुत सारी चीज़ें बताई। कुछ लोगों ने कहा कि मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई, मगर आज तक एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ कि ऑन द स्पॉट किसी को पकड़ा, ले जाकर पुलिस स्टेशन पहुंचाया और उसे सज़ा मिली। जब तक कि ये स्ट्रिक्ट एक्शन किसी एक आदमी के खिलाफ नहीं होगा, आई थिंक ये इंसिडेंट रोज़ होने वाले। प्लस जो आउटसाइडर लड़कियां हैं, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, करियर बनाने के लिए कुछ भी करने तैयार हैं, तो हम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम जैसे लोगों का करियर नहीं चलता है, हम पीछे आ जाते हैं। लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। मुझे एक डायरेक्टर ने मुझे सिंपली मैं बोल सकती हूँ बॉयकॉट भी ऐसा कर दिया था। उन्होंने ऐसा रात को 4 बजे मुझे कॉल किए थे, जो संचिता मैं घर पे आना चाहता हूँ, मैं कुछ बात करना है, कुछ बातें हैं। मैंने कहा सर 4 बज रहा है सुबह, मैं सो रही हूँ, आप मॉर्निंग में आइए, बात करते हैं। तो उनको वो चीज़ें बहुत खटक गया था। तो दैट्स वाई उन्होंने जो उनके साथ मैं काम की थी सीरीज़ में, उन्होंने पूरा सीन मेरा जितना ही मैंने एक्टिंग की थी पूरा एडिट कट कर दिया था मेरा। इवन उस सीरीज़ में मेरा नाम तक हटा दिया गया था।
एंड उनकी वजह से मुझे काम मिलना बंद हो गया था। 1 साल तक मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला था। डिप्रेशन में चली गई थी जो क्यों मुझे काम नहीं मिल रहा है, क्या ऐसा हो गया। इवन मैं एक इंसिडेंट बोलूँगी, क्रिएटिव डायरेक्टर के साथ भी ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है। तो उन्होंने भी सेम ऐसा मुझे कॉल किया था, जो संचिता तेरे लिए कुछ प्रोजेक्ट्स है तो तू घर पे आ जा, तेरे साथ डिस्कस करते हैं। तो मेरे दिल में ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट्स आया नहीं था। मैंने कहा अच्छा काम है तो फिर जाते फिर। तो मैं बहुत अच्छा दोस्त मानती थी उनको। तो जैसे उनके घर पे मैं गई, वो बंदा मतलब उसका दिमाग में आई डोंट नो क्या थॉट्स था। वो मुझे मतलब कुछ गलत वो प्रपोज़ल मुझे मतलब कोशिश किया था, ज़बरदस्ती करने की, मॉलेस्ट करने की भी कोशिश किया था। तो मैं वहाँ से निकल गई थी। तो मैंने उसको बोली भी थी जो मैं चैनल पे आपके नाम पे रिपोर्ट करूँगी एंड ऐसा आपने किया है। बट उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, आई मीन टू से दैट। बट मेरा काम रुक गया था, मुझे कोई काम नहीं मिला था। अभी तो कास्टिंग डायरेक्टर भी सामने से बताते हैं, जो घर पे आके पार्टी करते हैं संचिता। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं पार्टी वार्टी नहीं करती हूँ, मैं पार्टी गर्ल नहीं हूँ मैं। तो क्या संचिता, देखो सब लड़कियाँ करती है, थोड़ा सा बोल्ड हो जाओ, ओपन अप हो जाओ, ऐसा करोगे तो काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दुख नहीं है। तो नहीं देते काम मुझे। कभी कभी लगता है लड़की होके पैदा होना ही आई थिंक सो गलती है। लड़के बेचारे ज़्यादा शिकार होते हैं फैशन इंडस्ट्री में, मैं आपको कह सकता हूँ, बिकॉज आई वॉज इनटू मॉडलिंग। तो वहाँ पर मेल मॉडल्स का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है, वहाँ फीमेल्स सेफ हैं। फैशन इंडस्ट्री में भी हुआ, इनफैक्ट यहाँ मुंबई में भी हुआ। अप्रोच किया गया था मुझे बोला गया था कि ये एक फिल्म फेस्टिवल के लिए हम बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, LGBTQ में भेजना है हमने फिल्म फेस्टिवल्स में। मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे लिए तो मुझे तो डिफरेंट कैरेक्टर्स करने में मज़ा आता है, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करने में मज़ा आता है, तभी मैं आर्टिस्ट हूँ। क्योंकि इस एक जीवन में, इस एक ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगियाँ जीने का मौका मिलता है मुझे एज एन एक्टर। तो जनाब थे, वो नाम तो नहीं लूँगा उनका, डायरेक्टर अपने आप को कहते थे वो। उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसमें इंटीमेट सीन भर के, मतलब इट वाज स्टोरी अबाउट 2 गे कपल, बेसिकली गे कपल। इंटीमेट सीन भर के हैं, ये तमाम चीज़ें। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आपकी स्टोरी का आर्क क्या है, हाउ वुड यू प्रोसीड। ये तो चलो आप मुझे सीन्स बता रहे हो, मेरा कैरेक्टर आर्क क्या है, एंड क्या है, मतलब हाउ वुड यू डू इट। अब वो ज़्यादा देर कन्वर्सेशन होल्ड कर ही नहीं पाए, क्योंकि उनका तो मकसद फिल्म बनाना था ही नहीं, उनका मकसद तो वही कास्टिंग काउच करना ही था। ही सेड कि आप मेरी वाइफ के साथ में रिलेशनशिप बना लो, आप मेरी बेटी के साथ में रिलेशनशिप बना लो, बट प्लीज़ मेरे साथ में रिलेशनशिप बनाओ। एंड आई वॉज लाइक, डिड आई हियर इट राइट, मैंने सही सुना है, ये कहना क्या चाह रहा है। मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा आप यही कहना चाह रहे हो जो मैं समझ रहा हूँ। कह रहा मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ जो आप बिल्कुल सही समझे। मैं निकला हूँ वहाँ से। ये ऑन योर फेस, मतलब ऑडेसिटी। कास्टिंग काउच जैसे घिनौने कृत्य को करने के पीछे की क्या मानसिकता होती है और इसके शिकार हुए लोगों पर क्या बीतती है, इसे जानने के लिए हमने साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सैयदा रुखसदा से बातचीत की। जो अग्रेसर हैं, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को, अगर हम उन्हें कोई भी इंडस्ट्री में डाल देते, चाहे वो स्कूल में प्रिंसिपल होते या कॉर्पोरेट में कोई मैनेजर होते, तो वो वही करते, क्योंकि उनकी जो शख्सियत है, वो जिस तरह अपने आप को ऊंचा या बड़ा समझते हैं, वो तभी ही समझेंगे, वो तभी ही अपने आप को पावरफुल फील करेंगे जब वो किसी और का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकें, किसी और को सप्रेस कर से एक्सप्लॉइट कर सकें। तो जब कास्टिंग काउच हो जाता है तो उनके लिए ये करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में कम अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं और ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं जो वो ये अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो इस वजह से उनको वो एक्सप्लॉइट करना आसान होता है। शायद इस वजह से भी वो इस फील्ड में है, because then they have more victims that are easily available for them. Psychologically आप mental health issues से गुजर सकते हैं, जैसे आपको डिप्रेशन की बीमारियां हो सकती हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं, वो आप
अच्छे खासे रहते रहते बीच बीच में आपको तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफ़िनेटली प्रोफ़ेशनल हेल्प लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसा है कि थैंकफुली आपको कोई साइकियाट्रिक या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, फिर भी आपको थोड़ा बर्नआउट जैसे फ़ील हो रहा है कि आपको इंडस्ट्री से ही आपका भरोसा उठ गया है और आप नहीं काम करना चाह रहे हैं, तो उस सिलसिले में भी कुछ सम अमाउंट ऑफ प्रोफ़ेशनल काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि हम नहीं चाहेंगे कि आपके जो गोल्स हैं और आपके जो लक्ष्य हैं, आप उस पे से हट जाएँ। और देन बिकॉज़ अदरवाइज़ देन यू फ़ील वर्स कि मुझसे कुछ छिन गया, मुझसे कुछ और ज़्यादा छिन गया। ना कि सिर्फ मेरे साथ गलत हुआ है, बट मेरा पूरा लाइफ का डायरेक्शन ही बदल गया। सो वी डोंट वांट कि वो सोने पे सुहागा आपका डैमेज हो जाए। इस वजह से हम कहते हैं कि प्लीज़ टेक हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प। काउंसलिंग से आपको ट्रॉमा से कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे पास्ट ट्रॉमा को प्रोसेस करना है ताकि आपको पीटीएसडी ना हो, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कुछ वक्त के लिए शायद दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ जाए, एंड मेडिकेशंस कैन बी रियली हेल्पफुल, स्पेशली अगर कोई इम्पैक्ट आपको जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। ऐसे विक्टिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं, हमें जो हमारे दिमाग में जो पिक्चर आता है वो एक लड़की का होता है, मगर बहुत सारे जो मेन हैं, जो यंग बॉयज़ हैं या यंग मेन हैं, उनके साथ ये बहुत हो चुका है। उनके लिए एक एडेड ख़तरा रहता है कि अगर उनको पता चले कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, स्पेशली किसी मेल ने एडवांसेस किए हैं इस तरह से, तो उन पे एक और ब्रांड लग जाएगा कि वो गे हैं, और इसी वजह से उनको किसी ने अप्रोच किया, तो उनके लिए वो एक एडेड फ़ियर रहता है, क्योंकि अगर उन्हें लोगों को शक होगा कि वो गे हैं, तो उनके लिए जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और कम हो जाएंगी, उन्हें रोल्स ही नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह। सो दे डू कम विद दैट एडेड काइंड ऑफ फ़ियर। फिल्म मेकर शमाज नवाब सिद्दीकी ने कास्टिंग काउच से रिलेटेड एक शॉकिंग खुलासा किया। कोई एक्ट्रेस है, कोई लेडी फीमेल है जो काम करना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, मॉडल बनना चाहती है, वो जाती है काम करने के लिए, ढूंढती है किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास या कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाके वो अपना जो भी पोर्टफोलियो वगैरह बताती है, तो अक्सर ये चीज़ सामने आती है कि वो प्रोफाइल मांगने वाला इंसान जो है वो बोलता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब लड़की बेचारी जो है वो उस वक्त में उसका फाइनेंशियल कंडीशन या उसके एम्बिशंस को देख के वो उस चीज़ों में कभी कभी अग्री कर लेती है। ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस हुए भी है पास्ट में। लेकिन ये जिस तरीके से जो होता है पूरा काम, ये पूरा इलीगल काम है और वो लड़की के पास पूरा पावर है उस आदमी के अगेंस्ट 376 यानी कि रेप का केस फाइल करने का, क्योंकि वो झलासा देके वो काम किया गया। 376 जो है, जो मैंने आपको रेप बताया, ये हर वो इंसान पे बनता है जो इंसान को झूठा वादा करके या कोई भी एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करे और उसके साथ में शारीरिक संबंध रखे, क्योंकि वो आप उसको जो वो चाहती नहीं है वो आप फोर्सफुली कर रहे हो। दूसरा, जैसा आपने बताया कि 420 चीटिंग का सेक्शन भी आता है। अब वो सेक्शन कब लगता है? उसी इंसान के ऊपर लग सकता है उसी सिचुएशन में, अगर वो इंसान कुछ पैसे भी डिमांड कर रहा हो कि आप मुझे इतने पैसे दीजिए, मैं ये चीज़ करवाता हूँ, और वो वादा पूरा नहीं कर रहा है। क्योंकि जहाँ पे पैसे का डिमांड आ गया वहाँ पे 420 आ गया, और जहाँ पे शारीरिक संबंध का मामला आ जाता है वहाँ पे 376 आ जाता है। 354 भी आ सकता है, 354 जो मोलेस्टेशन है। और ये जो भी मैं आपको धाराएं बता रहा हूँ ये सब आईपीसी की धारा है। अभी बीएनएस का जो कानून आया है उसमें कानून सेम है लेकिन सेक्शंस का नंबर बदल गए। जैसे कि रेप का जो सेक्शन है वो 64 हो गया है, 65 हो गया, ये सब सीरीज में आ गया है। वैसे ही 420 का सेक्शन अलग हो गया, तो कानून वही है लेकिन सिर्फ नंबर बदल गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसी लड़की एक आ जाती है जो उनको उनके रूम में आके ब्लैकमेल कर लेगी कि अगर आपने काम नहीं दिया तो मैं यहीं से अपने कपड़े फाड़ के निकल जाऊँगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम सिर्फ ये है कि अपने केबिन में सीसीटीवी कैमरा लगाइए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। लेकिन वो ज़माना जो पहले था, जब कैमराज एग्जिस्ट नहीं करते थे, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, तब ज़माना अलग था। लेकिन अब ज़माना अलग है, तो जितना हो सके उतना इंसान प्रिकॉशन में रहे, क्योंकि ये देश जो है, हमारे देश में लड़कियों के लिए कानून की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। और वो इसीलिए, वो सही भी है, वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर उतना जुल्म, उतनी ज़्यादतियाँ हुई है। लेकिन जहाँ पे कानून ज़्यादा रहेगा वहाँ पे उसका मिसयूज़ भी होगा। तो ऐसे मिसयूज़ के सेक्शंस भी काफ़ी हुए और काफ़ी आते भी अक्सर। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट्स अगर आप फॉलो करोगे तो रेगुलरली महीने में कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी आती है जहाँ पे कोई एफआईआर क्वॉश हो गया। क्वॉश यानी कि जैसे कि एफआईआर उड़ गया, कोई झूठा केस प्रूव हो जाता है, कोई केस में एविडेंस सफिशिएंट नहीं होते हैं, कोई केस में ऐसा होता है कि सिर्फ पैसे लेने के लिए लड़की फंसा रही है कभी, क्योंकि अक्सर ये भी बहुत मेजॉरिटी केसेस आजकल इंडिया में हो रहे हैं कि लड़की पैसे लेने के लिए यानी कि एक्सटॉर्शन करने के लिए जो है आदमियों पे रेप केस फाइल कर रहे हैं। वैसे अब लड़कों का क्या, जिन लोगों को लड़कों के साथ भी ये चीज़ हो रहा है कि कास्टिंग काउच लड़कों के साथ भी होता है, बिल्कुल हो रहा है। और इसमें आई डोंट थिंक सो कि आज तक शायद कोई मेल एक्टर या मेल मॉडल कभी सामने आके कुछ बोला होगा, मेरी नज़र में तो नहीं आया।
लेकिन ये भी एग्जिस्ट करता है। अब तक एक और बड़ी चिंता की बात है कि लास्ट ईयर तक जब तक आईपीसी का प्रोविजन था, यानी कि इंडियन पिनल कोड, तो इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 377 एग्जिस्ट करता था। 377 का मतलब ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो नेचर के खिलाफ है, यानी कि कानून हमारा ये मानता था अब तक कि एक शारीरिक संबंध सिर्फ आदमी और औरत के बीच में हो सकता है, तो वो नेचर होता है। उसके खिलाफ कोई भी काम हो तो उसको अननेचुरल बोला जाता है, यानी कि आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ, ये अननेचुरल बोला जाता है और इसके लिए सेक्शन 377 एग्जिस्ट करता था। लेकिन अभी बीएनएस के कानून के अंदर 377 को हटा दिया गया और इस चीज़ के लिए अभी कोई प्रोविजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये वापस से बोल सकते हैं कि आदमियों के लिए वो जो एक प्रोविजन अवेलेबल था आदमियों के खिलाफ, वो कानून अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ से भी एक चीज़ कमी हो गई है। मैं एक बात कर रहा हूँ शरद कपूर की, जो जोश मूवी का एक्टर है। शरद कपूर के खिलाफ मेरे खुद के पास पूरा साफ सबूत एविडेंस है, अभी भी मेरे फ़ोन पे है, वो मीडिया में भी बीच में वायरल हुआ था। ये एविडेंस सब कुछ देने के बाद एफआईआर हुआ, लेकिन एफआईआर के बाद अभी तक उस एक्टर का अरेस्ट नहीं हुआ है और वो एक्टर खुले आम जो है मीडिया में इंटरव्यूज़ दे रहा है कि लड़की को पागल बोल रहा है, जो कुछ भी जैसा भी है। मेरे पास वो एक्टर के पूरे ऑडियो रिकॉर्ड्स है जहाँ पे वो खुद इतनी अश्लील बातें की है और लड़की से उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स की, सेक्सुअल एडवांसेस की बात की है, उसकी रिकॉर्डिंग तक मेरे पास है। इतना कुछ होने के बाद भी वो एक्टर अरेस्ट नहीं हुआ है और लोकल पुलिस स्टेशन का सीनियर इंस्पेक्टर बोलता है कि ऐसे केस में अरेस्ट होता है क्या, वो इंस्पेक्टर की तक रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो ये भी ऐसे भी केसेस है जहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ हो रहा है, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो बेचारी एक्टर जो है वो बाहर से आई थी, मुंबई की लोकल नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं थे बेचारे के पास। हमने जितना हो सके उसको अपनी तरफ से हेल्प किया। हमने पुलिस के ऊपर तक एलिगेशन लगाया, इंक्वायरी के लिए बिठाया हुआ है, अभी मैटर कोर्ट में है और अभी हम पूरी कोशिश करें कि उसको भी इंसाफ मिले। फिल्म मेकर शमाज नवाब सिद्दीकी ने कास्टिंग काउच से रिलेटेड एक शॉकिंग खुलासा किया। देखिए, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए मैं तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको बाकायदा उसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, नवाज़ भाई की मिसाल देता हूँ। वो लोग सोचते हैं कि यार ये नवाज़ इतना सक्सेस हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते, लेकिन उनके बैकग्राउंड में जाओ ना, वो कितना पढ़े लिखे हैं, MSc हैं वो माइक्रोबायोलॉजी से। उन्होंने 3-4 बार जो है ड्रामेटिक आर्ट में उन्होंने NSD किया है, उन्होंने BNA किया है भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, उन्होंने BFA किया है इधर से बड़ोदरा से। तो यार वो तो आपको ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। तब तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैं और नवाज़ भाई रहते थे एकतानगर मलाड 5 नंबर बिल्डिंग में। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, तो उसने बोला यार ये क्राइम पेट्रोल की हम लोग ही मिल के कर लेते थे, कोई स्पेशल कास्टिंग डायरेक्टर उस शो के लिए नहीं था उस वक्त पे सीनियर स्टार में। तो मैं असिस्टेंट था, मेरे जो सीनियर थे, जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे, हम मिल के करते थे। तो वो लड़का मुझसे मिला और उसके साथ में खूबसूरत सी लड़की, और वो लेके आ गया ऊपर, बैठा दिया। भाई चलो हम तो बैठो यार। वो छोटा सा एक रूम था, नवाज़ भाई और मैं अलग ही साथ में रहते थे, लेकिन उसको ये नवाज़ भाई को उस वक्त पे कोई भी नहीं जानता था। तो हमारे ये एक्सपीरियंस आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त पे हम बिल्कुल ऐसे थे जैसे आम आदमी होते हैं, है ना, जैसे वो लड़की आई होगी ऐसे ही हम भी थे। उसने बोला, लड़के ने, वो कास्टिंग सर मैं कास्टिंग करता हूँ फला उस पर, और ये इसको ना सर रोल चाहिए 8 दिन के अंदर, कुछ भी हो जाए रोल चाहिए इसको। तो ये करके बात मैंने कहा ऐसे कैसे होता है, 8 दिन के अंदर कैसे रोल मिल जाएगा। मैंने कहा मैं दे दूंगा, पहले ऑडिशन दिलाऊंगा, अपने सीनियर्स को बताऊंगा क्राइम पेट्रोल है, मैंने अच्छा बड़ा शो है, तो मैंने कहा मैं कर लूँगा। अगर इस तरह मैं सोच रहा हूँ मजबूरी है इसको कोई। बाद में जब वो लड़का घर से निकल गया हम दोनों को छोड़ के, वो जानबूझ के निकला कि देखते हैं क्या इनका केमिस्ट्री रहेगी। तो वो लड़की बोलने लगी सर मैं कुछ भी तैयार हूँ करने के लिए, मुझे आप ये कर दो। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है भाई? मैंने कहा मुझे घर में दिखाना है कि मैं किसी काबिल हूँ। मैंने तुम बहुत काबिल हो, तुम मैंने इतनी सुंदर हो, तुम बड़े आदमी से शादी कर सकती हो। मैंने कहा छोटा सा शो है ये, क्राइम पेट्रोल का एक छोटा सा सीरियल है, इसमें अपने आप को क्यों ज़ाया कर रहे हो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। जब आया 2004 में, तो उसके बाद में मैंने आते ही टीवी वो फिल्म असिस्ट की। तो एक फिल्म थी बुंडेड, तो उसमें मेरी एक दोस्त थी, तो हम लोग उसको जब शूटिंग कंप्लीट करके आ गए, हम 4-5 दोस्तों का ग्रुप था, उसमें वो लड़की भी शामिल थी। तो उसने बोला हमें कि यार अच्छा, वो बिल्कुल एकदम गांव से आई थी, वो छोटे शहर से आई। तो हम लोग बड़ी केयर करते थे उसकी कि यार ये देखने भालने में अच्छी है, सीधी सी है, इसको कोई गलत इस्तेमाल ना करे। तो उतना केयर करते थे उसके सारे दोस्त। तो उसने बोला कि मुझे मीरा रोड से कॉल आई है, मुझे मीरा रोड जाना है, क्या करूं?
मैंने क्या करना है, हम साथ में चलेंगे तेरे। मैंने मीरा रोड पे इंडस्ट्री थोड़ी, इंडस्ट्री तो यहाँ पे अंधेरी बैंड्रा भाई, इधर ही तो है इंडस्ट्री। मीरा रोड पे कहाँ पे इंडस्ट्री? उस वक्त पे ये 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ तब यार। तो मीरा रोड वैसे भी जंगल था। जंगल था। तो मुझे हमें डाउट हुआ, हम उसके साथ चले गए। तो ट्रेन से गए हम, वो मीरा रोड पे नया नगर एक जगह है, वहाँ पे गए कि ठीक है तुम लोग यहीं रहो, मैं ऊपर जाती हूँ, कुछ ऐसा होता तो मैं फ़ोन करूँ। मैंने ठीक है। तो कुछ देर बाद मेरा एक दोस्त है विकास, उसको फ़ोन किया उसने, ये ऐसे ऐसे कर रहा है मेरे साथ में, ये वो बुढ़ा ऐसे दुनिया भर की चीज़ें। उसने हम भागे ऊपर। तो खैर तब तक वो उसने बंदे ने उसे लड़की को बाहर निकाल करके दरवाज़ा लॉक कर दिया था, कभी ये लड़के आ रहे हैं मार पिटाई ना कर दें। तो उसने पूरा बताया कि मेरे से तो कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। मैंने देख तुझे हम तेरे साथ में इसीलिए आए थे, तुझे पता लग गया ना, एक्सपीरियंस हो गया कि मीरा रोड या ऐसी जगहों पे नहीं है इंडस्ट्री। यहाँ पे तुझे कॉल करके बुलाया, तेरे साथ में बदतमीज़ी की। अगर हम ना होते तो पहली तो बात है तेरी हिम्मत ना पड़ती बाहर उससे झगड़ने की, तू सेटल हो जाती है, कुछ भी कर देती, मतलब ये तुझे मारता पीटता। बट ये है कि तेरी हिम्मत इसलिए पड़ी उससे झगड़ा करने की क्योंकि हम लोग थे नीचे। लेकिन हम तेरे साथ में सिर्फ इसलिए आए थे कि तुझे दिखाने के लिए कि तुझे एक्सपीरियंस हो, नेक्स्ट टाइम तू संभल के जाए। तो ऐसे होता है, लोगों को खुद को पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री कहाँ पे। और यार समझ में आता है, बंदे की क्लास ना समझ में आती है, और स्पेशली लड़कियों को बहुत अच्छे से समझ में आती है। मैंने देखा, मुझे इतना तजुर्बा है अपनी लाइफ में, लड़कियों को हम लड़के लोग मात खा जाएंगे किसी को परखने में, बट लड़कियों में होता है एक सिक्स सेंस, उन्हें पता होता है कि हाँ ये बंदे में है दम या नहीं है। तो अगर लड़कियां ये सोचने के बाद भी कहीं पे जा रही हैं तो यार उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। एक्टर्स के हित में काम करने वाले धड़क कामगार यूनियन के संस्थापक और अध्यक्ष अभिजीत राणे ने बताया कि पिछले साल 50 से ज़्यादा फिल्म मेकर्स पर रेप के केस दर्ज हुए। शिमला ऐसे तो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, बट खास करके दिल्ली से आने वाली जो ज़्यादा लड़कियां हैं वो बहुत से कास्टिंग काउच के शिकार होते हुए दिखते हैं। मगर हमारी यूनियन हमेशा ही इसको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। सिंटा जो एक प्रभावशाली संगठन है, हमारी संगठन है, वो ये फीमेल्स जब हमारी यूनियन की मेंबर होती है तो इनको हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जो सिस्टम के ख़िलाफ़ है। और एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसको हम पिम्प कम्युनिटी बोलते हैं, वो लोगों ये फीमेल्स को ऐसे उनके दिमाग में डालते हैं कि जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तब तक आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। और ये जो लड़कियां जो आती है वो अपने हाथ पर काम करने आती है, और जब वो आती है तो कुछ पैसे, थोड़े से पैसे लेके आती है, बट उनको ये इंडस्ट्री में भी इतनी कंपटीशन है कि अपने आप को एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। और जब पैसे नहीं होते तो ये लड़कियां अपने आप में कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पर जाती है। तो मैं पूरा दोष एक कम्युनिटी को नहीं देता हूँ, तो ये दोष ये जो लड़कियां खास करके जो लड़कियां इस्तेमाल होती है उनकी भी गलती है। मगर निश्चित तौर पर एक बड़ा तबका फिल्म इंडस्ट्री का इसका शिकार है। मैं अगर 2024 की बात करूँ तो हमारे यूनियन के मेंबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, लगभग 50 से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्ट्रेसेस खास करके वो 376 मतलब रेप के शिकार हुए हैं। और हमने बाकायदा अलग अलग मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में उनके ऑन बिहाफ ऑफ देम वी हैव फॉट फॉर देम एंड वी हैव फोर्स पुलिस टू फाइल 376 अगेंस्ट दी एक्यूज। और हम यशस्वी हैं। बहुत से जो प्रभावशाली प्रोड्यूसर्स हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे को आज कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, बट ये सभी लोग इस कास्टिंग काउच में इन्वॉल्व है। मैं आप सब लोगों को आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप सब अपने प्रोफेशन को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करें। जो नई लड़कियां आती है उनको एक्सप्लॉइट ना करें, ये मेरी तरफ से आपकी तरफ से ये मैसेज जाने दीजिए। जनरली 376 के जो केसेस हो रहे हैं उससे ऐसे जो चीटिंग करने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो झूठे प्रॉमिसेस देके उनको हम पिक्चर में रोल देंगे, हीरोइन बनाएंगे,
आपको किधर हम अपलिफ्ट करेंगे, ऐसी झूठे वादे देकर इस लड़कियों को जो मिसयूज़ करते हैं वो उसका परसेंटेज भी काफ़ी कम होते हुए दिख रहा है। और ख़ास करके मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ऐसे विषयों पर बहुत सेंसिटिवली इस ऐसे इश्यूज़ पर ध्यान दिए हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर और ख़ास करके डीजी है महाराष्ट्र के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ऐसे केसेस जब हो रहे हैं तो 00 एफआरआई, जो जगह पर वो फीमेल है वो जगह पर वो फीमेल जाती है, वो पुलिस स्टेशन में 00 एफआरआई होता है, और जहाँ पर वो इंसिडेंट होता है वो वहाँ पर वो बाद में केस डायरेक्ट की जाती है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आदरणीय देवेंद्र जी के डायरेक्शंस में इसको बहुत अच्छा टाइटनिंग प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।